नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हैं और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हैं और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हैं और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर समझकर अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हैं। सतत सदैव और हमेशा अदब के साथ आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग कुछ छोटे छोटे प्रकरणों पर गंभीरतापूर्वक विचार करके फिर मुख्य विषय पर आते हैं। देखिए, जो ये जीएनपीसी है, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, जिसको आप लोग भ्रम से या भूल से या गलती से कांग्रेस कहते चले आ रहे हैं, ये कांग्रेस नहीं है। यह तो एक पारिवारिक कुनबा है, फैमिली कोटेरी है, जो कि उस संगठन पर पूरा गेंडुली मार करके जकड़ करके बैठी हुई है और उसको अपने हिसाब से अपने स्वार्थ के अनुसार और अपनी अकॉर्डिंग टू इट्स ओन एक्सपीरियंस अपनी ज़रूरत के अनुसार उसको घुमाती रहती है, चलाती रहती है और उस जीएनपीसी का ही अंडा बच्चा जो है उस संगठन का मुखिया बनता है। सत्ता यदि उसको मिलती है तो उसी का अंडा बच्चा ही प्रधानमंत्री बनता है। ये उसकी फितरत है। इसलिए अपने भारतीय भाई बहनों से यह भी एक विनती है कि उसको कांग्रेस मत कहिए, उसको जीएनपीसी के रूप में ही जानिए, जीएनपीसी के रूप में संबोधित करिए, पहचानिए भी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी। तो पहली बार मतलब कि जब से खैर जो मैंने सन 1946 के बाद उसको आईना दिखाया जा रहा है और ये आईना ही जो है और वो भी अपनी आवाम के सामने आईना दिखा रहे, तो वो उस आईना देखने में उसको अपना चेहरा देखने में बड़ी तकलीफ हो रही है। तो जैसा कि बताया गया था कि पहले तो वही जैसे गुंडा मवाली करते हैं कि अब माने जो बड़े नेता है वो बिलों में छुप जाएंगे और छोट भाइयों को सिखा के पढ़ा के जो कि गुंडे मवाली होते हैं उनसे डराना, धमकाना, गाली भी दिवाना, अपशब्द कहलवाना, इसी तरह से चल रहा है और कभी कभी और अक्सर जो है वो कुतर्क देना। तो अब उसमें खास करके हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का समाज जो है जिसका ये शोषण कर रहे थे और जिसको कि बीजेपी वाले कह रहे थे कि ये तुष्टीकरण कर रहे हैं, भारतीय जनता ताकत दल ने बताया कि भाई कि कंप्लीट वो शोषण किया है इसने वोट के लिए, उसको वोट बैंक बनाया है और वोट बैंक बना करके सचर कमेटी की रिपोर्ट यानी इसी ने सचर कमेटी जो है, सचर समिति जो है इसी ने गठित करवाई थी। वो रिपोर्ट ही बिल्कुल इसको आईने दिखाती है कि जिसके बूते ये सत्ता नसी होती आई, सत्ता का सुख भोगा, उसको सबसे अधिक अशिक्षित रखा, सबसे अधिक बेरोजगार रखा, सबसे अधिक गरीब रखा, इवन शेड्यूल कास्टों से भी बदतर हालत रखा। और उसका नेता कहता है कि
यदि ये गटर में ये मुसलमान गटर में रहना चाहे तो रहें, उसको गटर से निकालने की जिम्मेदारी कांग्रेस की नहीं है। ये भी कांग्रेस के किसी बड़े बड़े नेता ने कहा। और उसी जेएनपीसी के बड़े जो है इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से एक कद्दावर नेता जो जेएनपीसी का कहता है कि कांग्रेस के हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हैं। ये बातें फूट फूट कर मौके मौके जो सच्चाई है वो आती रहती है। तो ये जब समाज को बताया गया तो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का मोह भंग होना शुरू हो गया इस जेएनपीसी से। ये बहुत अच्छी बात है और हम तो चाहते हैं कि इसी प्रकार मोह भंग हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का बीजेपी से भी इसी प्रकार मोह भंग होना बहुत ज़रूरी है। वह भी इसी प्रकार का छल कर रही है, उनके साथ झूठ मूठ का सबूत दिखा रही है। तो खैर इस पर आ जाइए। तो वो कह रहे हैं कि यदि ये लोग ये माने अपने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों समाज की ओर माने वो, हालांकि वो छुटभैया नेता था, ये सोचना हमको, देखिए सर्वप्रथम तो ये है कि जितनी भी पार्टियां हैं क्या कहती हैं क्या नहीं कहती हैं, जेएनपीसी का हर एक नेता क्या कहता है क्या नहीं कहता है, हर एक के पीछे भागना, हर एक की उस पर टिप्पणी करना, ये भारतीय जनता दल का काम भी नहीं है और वो प्रासंगिक भी नहीं है। और हो सकता है कि सामना पड़ने पर वो उससे मुकर भी जाए, क्योंकि ये उनके फितरत में है। कभी भी सच्चाई से वो, क्योंकि जो संगठन और जो संगठन के सारे लोग झूठे ही बोलते हैं, अफवाही फैलाते हैं, तो वो किसी वक्त भी इन बातों से मुकर भी सकते हैं। ये उनके फितरत में है। लेकिन इन बातों के कहने से उनका रवैया क्या है, उनकी फितरत क्या है, यह बताना अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वो सिर्फ बताने के लिए, ठीक ना, कि ये इनकी फितरत क्या है, इनका डीएनए क्या है, इनका बेसिक कोर नेचर क्या है, वो बताना जरूरी होगा। तो उसी संबंध में वो जो छुटभैया नेता था, जो भारतीय ताकत दल के पदाधिकारी से कह रहा था कि ये मुसलमान लोग, हालांकि नाम सीधे नहीं लिया, कि ये लोग जो है कोई अपना नेता बनाना चाहे, बड़ा नेता अपना बना ले, हम तो सर से पांव तक भारतीय हैं। देखिए इसमें दो बात है। भारतीय जनता दल सबको भारतीय नागरिक की सेवा और इज्जत देने के बिल्कुल स्पष्टता पक्षधर है। किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट देने के सर्वथा सख्त खिलाफ है। जैसे सब एक और तो जेएनपीसी का मनमोहन कहता है कि इस देश के संसाधनों पर मुसलमानों का सबसे पहले हक बनता है। फिर उसका दूसरा नेता कहता है कि यदि मुसलमान गटर में रहे तो रहें, उसको बाहर निकालने की जिम्मेदारी कांग्रेस की नहीं है। फिर तीसरा नेता उसका कहता है कि कांग्रेस के हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हैं। तो ये उनकी फितरत दिखाता है। भारतीय जनता दल इन सारे कचरापंथी जो है और सारे इस तरह से गंदगी से दूर सभी को, इस देश का भारतीय नागरिक और सभी भारतीय भाई बहन की इज्जत बख्शेगा, भारतीय नागरिक की इज्जत बख्शेगा और उसी जज्बे में वो उनको प्रतिष्ठा और इज्जत भी देगा और सेवा भी देगा। किसी को विशेष ट्रीटमेंट का कोई सवाल नहीं, सब लोग बराबर। और रही बात है कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, सिर्फ आर्थिक रूप से,
उनको ये हुकूमत भारतीय जनता दल की आती है तो आरक्षण को ख़त्म करके जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, जिनको आर्थिक मदद की ज़रूरत है, उनको आर्थिक मदद भी देगा भरपूर, ताकि वो मेहनत करें, परिश्रम करें काबिल बनने के लिए। और जो काबिलियत का जो स्तर है सबके लिए, उस काबिलियत स्तर को पाएँ। और पूरा यकीन है भारतीय जनता दल को कि जिनके पास साधन नहीं है, पैसे रुपए की कमी है, जिसके कारण अपनी प्रतिभा को निखार नहीं पाते हैं, उनमें पूरी काबिलियत प्रतिभा है। साधन मिलने पर वो अपनी प्रतिभा को निखार सकते हैं। तो इसीलिए आरक्षण को समूल समाप्त करके उनको वो साधन दे करके और उनको ये कहा जाएगा कि आप मेहनत करिए, परिश्रम करिए, काबिल बनिए और समाज में जो भी आपका पात्र हैसियत है तो उस हैसियत को प्राप्त करिए, राष्ट्र की मुख्य धारा में आइए और भारतीयता के माहौल में अपने जो भारतीय भाई बहन है उस आवाम की भी खिदमत करिए, मुल्क की भी खिदमत करिए और मुल्क मजबूत बनाइए और भारतीय समाज को मजबूत बनाइए। ये संदेश है इसका। किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, कोई कश्मीरियत नहीं है, कोई यूपीयत, बिहारियत और मराठियत नहीं है, सिर्फ भारतीयता। तो एक तो यह है, तो इसी माहौल को वो सोचे और इसमें में सबको सुकून है, सबको आराम है, सबको सुकून, सबको आराम है और सब लोग जो है एक प्रतिष्ठित भारतीय नागरिक के रूप में माने सुख शांति और आनंदित रहेगी। एक तो ये है, तो इसलिए उसका ये कहना मैंने बिल्कुल एक शरारत भरा है कि ये लोग अपना नेता चुन लें, फलाने नेता चुन लें, देखने। फिर जो दूसरा उसका वक्तव्य है कि हम तो भारतीय हैं, कांग्रेस तो भारतीय है। कांग्रेस भारतीय कब रही? ये भारतीयता की सबसे बड़ी शत्रु रही। यह देश के लोग उसी जीएनपीसी से पूछें कि जिसने देश को बंटवाया हो वो कभी भारतीय होगा? जिसने देश बंटवा करके 25-30 लाख भारतीयों की हत्या करवाई हो वो कभी भारतीय होगा? जिसने हमारे राष्ट्रभक्ति के इतने बड़े सिरमौर राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेता सुभाष चंद्र बोस को मरवाया हो वो भारतीय होगा? और उनको मरवा करके जो है उनके परिवार पर जासूसी करवाए वो भारतीय होगा? हमारे उस सुभाष चंद्र बोस को अंतर्राष्ट्रीय अपराधी घोषित करवाया वो भारतीय होगा? हमारे इन अमर शहीदों जिनकी कुर्बानी शहादत के बदौलत हमको आज़ादी मिली, वो जनमानस में लोकप्रिय न होने पाए, उनका जज्बा न आने पाया, उसके खिलाफ साजिश करने वाला भारतीय होगा? इस देश के खिलाफ घोर गद्दारी करने वाला चीन की विस्तारवादी, चीन जो है नरसंहार के जरिए नरसंहार करके वो अपना एक साम्राज्य स्थापित कर रहा था और वो भी विस्तारवादी साम्राज्य। उससे डर करके ये तिब्बत भारत में मिलना चाह रहा था, उस तिब्बत को इसने चीन के हवाले कर दिया। नेपाल मिलना चाह रहा था, नेपाल को भी नहीं मिला। भूटान को किसी तरह से ये सारे ये भारत में मिलना चाह रहे थे। ये गद्दार जीएनपीसी का गद्दार नेहरू जो है वो भारत के खिलाफ काम करते हुए वो मिलने नहीं दिया। तो ये जीएनपीसी कभी भारतीय होगी? कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हो गया था, इसका विलय पूर्ण और अंतिम रूप से हो चुका था। उस कश्मीर को पाकिस्तान के हवाले करने की जो साजिश किया भारत के खिलाफ, वो जीएनपीसी कभी भारतीय होगी? और इतनी बड़ी साजिश करने के बाद मतलब कि
अपनी सेना जो है पाकिस्तानी सेना को भगा रही थी, उसके खिलाफ जीत रही थी। 3-4 दिन और मिल गया होता तो पूरे कश्मीर को जीत ली होती, तो पीओके की समस्या भी नहीं होती। लेकिन अपनी जीती थी उस सेना पर इसने गद्दार नेहरू ने जो युद्ध विराम थोप दिया। उतना भाग जीता नहीं जा सका, वो पाकिस्तान के कब्जे में चला गया, वो पीओके बन गया और पीओके बन करके कश्मीर समस्या का सबसे बड़ा नासूर बना रहा। और इसके बाद वो संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गया। बताइए, जो कश्मीर हमारा है उसको ये गद्दार ले जा रहा है वहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ। अब बताइए कि वो कितना बड़ा गद्दार। और वहाँ ले भी गया तो किसी इशू में नहीं, इसको डिस्प्यूटेड यानी विवादास्पद पहले अध्याय में डलवाया। फिर इसने एक माने पाकिस्तान के पक्ष में इसने वक्तव्य दिया कश्मीर के विषय में कि कश्मीर के भाग्य का फैसला कश्मीर के लोग करेंगे जनमत संग्रह के द्वारा, प्लेबिसाइड के द्वारा। बताइए कि इतने गद्दार लोग और कहेंगे भारतीयता के इतने बड़े शत्रु, वो बोले कि भारतीय सब है। अरे ये जो एनपीसी है ये शातिर अपराधियों का और माने कुटिल लोगों का एक कुनबा है। सिर्फ दूसरे के शब्दों को दोहराना, उनको चिपका लेना, ये इसकी फितरत है। इसको मालूम है कि भारतीयता के माहौल को भारतीय ताकत दल बढ़ा रहा है, बस उसी कापी लेना। हम अरे भाई कोई जैसे डकैत हो, आप लोग जो मैंने बिल्कुल इस तरह से मोटी भाषा में कहा जा रहा है कि जिसने करोड़ों की डकैती किया, उन लोगों को लूटा हो, तो वो कहे कि हम सर से पांव तक चरित्रवान हैं, सर से पांव तक ईमानदार हैं, सर से पांव तक हम सत्यवादी हैं। वही चीज़ तो है जो हर तरह की मैंने हर तरह की वो कारगुजारियाँ की हो जो इस मुल्क के खिलाफ है, भारत के खिलाफ है, भारतीयता के खिलाफ है। वो शब्दों से ढकना चाह रहा है, शब्दों से ढकने की कोशिश कर रहा है कि हम भी भारतीय हैं और सर से पांव तक भारतीय हैं। कहने में क्या जाता है। और एक बात और कि जितनी शातिर किस्म के अपराधी होते हैं, जरा इसको ध्यान से सुनिए, तो कुछ बौद्धिक वर्ग को पालते हैं और वो बौद्धिक वर्ग जो है डिक्शनरी से उठा करके कुछ रटे रटाए रचित वाक्य या शब्द उनको थमा देते हैं। और वही माने एक और तो अपराध भी करो, देश के खिलाफ गद्दारी भी करो, और उन जो खरीदे हुए बौद्धिक वर्ग हैं जो डिक्शनरी से उन शब्दों को उठा के लाते हैं, तो उन्हीं को बोलते भी रहो। तो वही फितरत है ये इन सबों की। ये भारतीय ताकत दल अनेक उदाहरणों से, अनेक वृत्तांतों से, अनेक जो है मिसालों से, माने घटनाओं से, वाक़यातों से सिर्फ यही बताने की कोशिश कर रहा है और किया है और करता भी रहेगा कि यह एनपीसी इस मुल्क के लिए बहुत बड़ी अभिशाप है। मोदी जी पाल रहे हैं तो मोदी जी का हिसाब यह आवाम लेगी, इसमें कोई शक नहीं है। आवाम समझे तो उसका ये हाँ, तो जो हमारा कश्मीर हो चुका तो उसको जो है संयुक्त राष्ट्र संघ ले गया, वो भी उसको विवादास्पद अध्याय में डलवाया। फिर पाकिस्तान के पक्ष में कश्मीर पर बयान दिया कि कश्मीर के भाग का फैसला कश्मीर के लोग जो है प्लेबिसाइड या जनमत संग्रह के द्वारा करेंगे। वो सिर्फ इसीलिए कि वहाँ पर हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का समाज वो बहुसंख्यक है, मेजॉरिटी में है। तो जब भी इस तरह से जन्म संग्रह होगा तो उनको बाका के फुसला करके पाकिस्तान के पक्ष में वो उनको कर लेंगे। बस इसी डिज़ाइन के तहत, इसी मोटिव के तहत ये उसने ऐसा वो गद्दार नेहरू ने कहा। और फिर जब वो
मैंने जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के हवाले नहीं कर पाया तो फिर उसको पाकिस्तान का उपनिवेश बना दिया। धारा 370 और धारा 35 से जो जिसका कि भारत के संविधान में कहीं जिक्र नहीं है उसको नफी कर दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दबाव में लेकर के। तो इससे बड़ा जो भारतीय जनता पार्टी में बता रहा है, इससे बड़ा पूरे इतिहास में खोज डालिए कोई बड़ा गद्दार नहीं मिलेगा। तो ऐसे गद्दार जीएनपीसी का इतना घोर गद्दार जो है नेहरू के रहते, वो कहता है कि हम भारतीय हैं, भारत का सबसे बड़ा शत्रु। और इसके बाद जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मरवाना और उनके मृत्यु की जांच न होने देना, शास्त्री जी को मरवाना, उनकी मृत्यु की जांच न होने देना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय को मरवाना, उनकी मृत्यु की जांच न होने देना, ललित नारायण मिश्रा उसी गद्दार इंदिरा का वो कैबिनेट कलीग थी, वो कलीग थे, माने उसी के मंत्रिमंडल में वो रेल मंत्री थे ललित नारायण मिश्र, उनको भी मरवाना और उनकी मृत्यु की जांच नहीं होने देना। नागरवाला एक बैंक का कर्मचारी था, वो इंदिरा की आवाज़ बोल करके बैंक से कैश निकलवाता था। तो काफ़ी ये शक हुआ, शक का यथार्थ भी रहा होगा कि इंदिरा खुद बैंक वालों से बोल करके कैश वो निकलवाती थी। और किस तरह से सब ये झूठ बोलते हैं कि ये तो बोला था कि हाँ एनके सूद, हाँ एक एनके सूद है, वो कोई रहा ऑफिसर, वो कोई देखिए ये जेएनपीसी अपने चमचों से कलवा रहे हैं कि एनके सूद बीजेपी का एजेंट है। अब देखिए वो बीजेपी के एजेंट है कि जेएनपीसी का एजेंट है। बीजेपी की कुछ बात लेकर कि हाँ भाई मोदी जी जब से आए हैं तब से ये हो रहा है, और फिर वो घुस गया इंदिरा की तारीफ में। अरे ये जो ब्यूरोक्रेट होते हैं, मैं भी ब्यूरोक्रेसी में रहा हूँ, लेकिन मैं पूरी आवाम को इसके सामने ईमानदारी से कहता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी की मानसिकता को मैंने कभी अपने विचारों के साथ छूने नहीं दिया। बराबर मेरे दिलों में मैं ब्यूरोक्रेट रहा, लेकिन बराबर मैं देशभक्त, मैंने वो अपने राजभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाकुल्ला, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडेलू इत्यादि। इनकी गाथा मैंने पढ़ी, इनकी जीवन वृत्ति, इनकी लाइफ हिस्ट्री मैं पढ़ा। उनका विचार हमारे दिमाग में हमेशा ज्वलंत रहा। मैं नौकरी जरूर करता रहा, ब्यूरोक्रेट जरूर रहा, लेकिन ब्यूरोक्रेसी का जो माहौल है, जो उसकी मानसिकता है, मैंने इसको आई ऑलवेज केप्ट इट एट पोल्स बार्ज। ब्यूरोक्रेसी की जो मानसिकता है, मैंने उसको कोसों दूर रखा। हमारे मन में हमेशा जो है उन अमर शहीदों के प्रति, क्योंकि मैं उनकी कुर्बानी शहादत से बहुत प्रभावित था, और आज उन्हीं की प्रेरणा से ये करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए कुछ होंगे, हम नहीं कहते हैं, इक्का दुक्का जो है, वेरी रेयर, इन ए वेरी मिनिस्कल माइनॉरिटी होंगे, लेकिन बाय एंड लार्ज ब्यूरोक्रेसी की जो मानसिकता, अखर वो इनमें उनका भी दोष नहीं है। जिस तरह से यूपीएससी रिक्रूट करती है लोगों को, और जिस तरह से पॉलिटिकल क्लास उनको माउल्ड करता है, तो वही उनकी वो मानसिकता बन जाती है। तो कुछ अपवाद को छोड़ दीजिए, जो उनकी मानसिकता का हमको पता है। तो
तो वो हमेशा चमचागिरी करेगा नेहरू की, गांधी की, इंदिरा की। इसके बाहर किसी भी ब्यूरोक्रेट का दिमाग वो चलेगा ही नहीं। लेकिन मैं अपने भारतीय आवाम के सामने मैं तब भी कह दूंगा, और आज वो यूट्यूब के माध्यम से भी कह रहा हूँ कि ब्यूरोक्रेसी की, नौकरशाही की मानसिकता हमने हमेशा कोसों दूर रखी। आई ऑलवेज केप्ट इट एट पोल्स बार्ज। तो ये है। तो वो जो है वो इंदिरा की, कि इंदिरा ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, फलाने है, ढिकाने है, पता नहीं क्या क्या, सिक्किम को मिला लिया। लेकिन मैं भारतीय जनता ताकत इनके सूद जैसे लोगों को बताना चाहता है कि सूद महोदय, इंदिरा की गद्दारी तो आप देखिए महोदय। अरे भाई, जब वो पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान पर जब अत्याचार कर रहा था, तो 4 से 5 करोड़ बांग्लादेशी शरणार्थी भारत में घुस गए। उन शरणार्थियों को जस्टिफाई करने के लिए क्या करती इंदिरा? आक्रमण किया। और कुछ भी कर लीजिए, लेकिन भारत के लोगों में, भारतीय सेना में बहुत कुव्वत है। और उन्होंने कुछ ही दिनों में जो पाकिस्तान का है, पश्चिम पाकिस्तान का, उसमें लाहौर तक हमारी सेना घुस गई। और फिर यहाँ से भी खदेड़ दिया पूर्वी पाकिस्तान, जो बांग्लादेश बन गया। और 95,000 पाकिस्तानी सेना को आत्मसमर्पण, सरेंडर करवा दिया। ये हमारी सेना की ताकत है, उसका शौर्य है। लेकिन इंदिरा ने क्या किया? गद्दार इंदिरा ने वो सेना जो पाकिस्तान की 95,000 सेना को आत्मसमर्पण करवाया, वो हमारी सेना जो अब मैंने कई जवानों की शहादत दे करके लाहौर तक ज़मीन जीती, इस गद्दार इंदिरा ने शिमला समझौते के बहाने सारी वो ज़मीन जो हमारी सेना ने अपने जवानों की शहादत दे करके जीती थी, वो फिर उसी पाकिस्तान को वापस कर दिया। तो इनके सूद, वो गद्दारी भी तो बता। और 2 टुकड़े क्या होता है? इतनी कीमत देकर हमने बनाया तो क्या उसको वो आज़ाद वो कर देना था बांग्लादेश का कभी अपना हुआ? अरे सांप के आप जब 1 टुकड़े नहीं 10 टुकड़े आप कर दीजिए, सांप ही होता है। वो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिया तो बहुत तमका लूट लिया। उसके गद्दार बाप ने जो है पाकिस्तान बनवाया, और फिर उसी पाकिस्तान के शरणार्थियों को घुसवा दिया। और हमारी सेना ने जब उसको मैंने वहाँ से पाकिस्तानी सेना को भगा दिया और आत्मसमर्पण करवा दिया, और वहाँ लाहौर तक घुस गई, तो सारी ज़मीन भी वापस कर दिया, और तमगा लूट रहे हो कि 2 टुकड़े कर दिया। गद्दारी को ये सब खरीदे हुए ब्यूरोक्रेट, खरीदे हुए बौद्धिक वर्ग जो है, इन गद्दारों का महिमा मंडन के लिए वो करने के लिए एक फौज बनी हुई है। देयर इज ए बैटरी ऑफ साइकोफाइट्स। इन गद्दारों की इनकामियम अस्तुत गान गाने के लिए, चमचागिरी करने के लिए होते हैं। खून को फल उठता है। वो इनके सूद जिससे लोगों पर वो कह रहा था कि इसने इंदिरा ने सिक्किम को बुला लिया। अरे सिक्किम क्या, पूरा तिब्बत वो मिलना चाह रहा था। वो नेहरू उस तिब्बत को थमा दिया, वो चीन को, उसको भी तो बोल। नेपाल भी मिलना चाह रहा था, बर्मा भी मिलना चाहता है। चीन की नरसंहारी विस्तारवादी नीति से डर करके, देखिए सारी बातें इसलिए बताई जा रही हैं कि एनपीसी देश की बहुत बड़ी गद्दार है, बहुत बड़ी अभिशाप है।
ये खरीदे हुए बौद्धिक वर्ग, खरीदे हुए ब्यूरोक्रेट के द्वारा जो है अपने पक्ष में माहौल ये बनवाती है। पहली बार उसको वो आने दिखाया जा रहा है। अब वो भागते फिर रही है वो तर्क वो गढ़ने के लिए, और जो है भारतीय जनता दल को डराने धमकाने और इस बात में। लेकिन ये जेएनपीसी सोच ले कि हमारे उन अमर शहीदों की कुर्बानी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। जिस जगह की पात्र है जेएनपीसी, इस देश में गद्दार और सबसे गद्दार साबित करके इसी मिट्टी से जो है उसका समूल नाश होकर रहेगा, और भारतीय जनता दल उसका नाश करेगा। और इनकी जो रक्षा कर रहे हैं ये बीजेपी वाले, इनका भी नाश होगा। मोदी का भी नाश होगा। लेकिन नाश से मतलब ये है विचारों का समर्थन। कोई फिजिकल रूप में किसी को तलवार से नहीं मारना है, माने एक आदमी, एक भारतीय भी उनका समर्थन नहीं मिलेगा, बल्कि उनका नाम आते ही लोग थूकेंगे, उनको उबकाई आएगी। ये नाश का ये मतलब। तो वो जो भारतीय कह रहा था कि हम ये जेएनपीसी भारतीय है, जिसने भाषा के आधार पर इस देश को बांट के रखा, प्रांतिक कट्टरता, भाषाई कट्टरता इस भारतीय एकता की कितनी शत्रु बनी हुई है, और उसकी जड़ में ये जेएनपीसी है। क्या वो कभी भारतीय हो सकती है? अब पूरे मुल्क को भाषा में, प्रांत में, जात में, संप्रदाय में, जातिवाद भी, संप्रदाय भी, भाषावाद भी, प्रांतवाद भी, और भी बात चला करके जो अपनी सत्ता और वोट की घिनौनी नीति चलाती, स्वार्थ नीति चलाती हो, राजनीति चलाती हो, वो कभी भारतीय होगी? 7 से 8 साल लेकर के सांप्रदायिक दंगे करवाए, और इसी के गुर के मुर्गे ने दंगे भड़काए, वो कभी भारतीय होगी? ये कभी बोलती है कि मुसलमान गटर में रहें तो रहें, उनको निकालने की जिम्मेदारी कांग्रेस की नहीं है। फिर उसका नेता बोलता है कि कांग्रेस के हाथ मुसलमानों के खून से रंगे है, और फिर दूसरी ओर बोलता है हिंदू आतंकवाद सभी आतंकवादों से खतरनाक है। जाकर बोलता है राहुल विदेश में, अमेरिका में, और उसकी तुलना करता है जो खतरनाक आतंकवादी मिस्र का है, उसका नाम है मुस्लिम ब्रदरहुड, उससे तुलना करता है। और जब इलेक्शन आता है, जब चुनाव का वक्त आता है, तो वो कोर्ट के ऊपर वो जनेऊ पहन लेता है, और मंदिर में जा करके झाल बजाता है। वो भारतीय है। तो ये सारे जो जितने भी वाक़यात हैं, जितने भी वृत्तांत हैं, सबको बताना मुमकिन नहीं है। ये तो कुछ बताया जा रहा है। अरे ये देश को बहुत छलने वाले हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इनका अंत ही देश के उद्धार की शुरुआत है, और साथ साथ जो इनकी रक्षा कर रहे हैं, और इनकी रक्षा करने वाले बखूबी इनकी रक्षा कर रहे हैं। भारतीय जनता दल ने बताया था कि जिसमें इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी 1984 में, तो प्रणब मुखर्जी की सीनियरिटी बनती थी प्रधानमंत्री के लिए। यही वाजपेयी जेएनपीसी वालों को इशारा कर दिया कि देखते क्या हो, बना दो राजू को। और वो राजू जो कभी पंचायत का इलेक्शन भी फेस नहीं किया था, सीधे प्रधानमंत्री। ये गद्दारी किया अटल बिहारी वाजपेयी ने। ये कम गद्दार नहीं था अटल बिहारी वाजपेयी। जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय इतने कद्दावर नेता, उसको ये इंदिरा गांधी मरवा करके मुगल सराय रेलवे स्टेशन के यार्ड में फेंकवाती है,
और इस तरह से दबाव बनाती है कि उनकी मृत्यु की जांच भी न हो। उनके मृत्यु की जांच भी नहीं कर, उनकी मृत्यु की जांच की मांग भी नहीं करता है ये वाजपेयी, और उसी इंदिरा को दुर्गा कहता है वाजपेयी। राहुल ड्रग की तस्करी में फंसा था किसी कैरिबियन देश, कैरिबियन कंट्री जानते हैं ना, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, माने जो महाद्वीप है तो कुछ देश हैं और उन्हीं के आसपास जो है कुछ कैरिबियन देश है, उसी में ड्रग की तस्करी में पकड़ा गया था ये राहुल। सोनिया के कहने पर अपने प्रधानमंत्री पद का दुरुपयोग करते हुए इसने उस ड्रग तस्कर राहुल को बचाया। इसने, ये भी तो गद्दारी है अटल बिहारी वाजपेयी की। गद्दारी मतलब इस जीएनपीसी की रक्षा करने की, और तमाम है ये जो है अरुण जेटली तो खैर मर गए, ये चिदम्बरम का केस वो खुलता ही नहीं था जब तक अरुण जेटली रहे। ये सब सारी बातें हैं। एक बार वो आडवाणी ने कुछ भ्रष्टाचार की बात कह दी सोनिया गांधी के खिलाफ, इनकी सांस फूलने लगी। सुबह वक्त जाकर उसके घर पर यानी माफ़ी मांगा है आडवाणी। तो ये हालत है ये बीजेपी वालों का। इतनी घोर अभिशाप जीएनपीसी की हमेशा ये रक्षा करती रही है। यूँ समझ लीजिए वैसे ही रक्षा करती रही जिस प्रकार अंग्रेज़ों की गुलामी के वक्त में ये कांग्रेस अपना दम भरती थी कि हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज़ादी की लड़ाई के मुखौटे के पीछे उसकी असली फितरत ये थी कि वो अंग्रेज़ी हुकूमत की मुखबिर थी, उसकी दलाल थी, उसकी रक्षक थी। ये तो उसके चाटुकार इतिहासकार भी कहते हैं कि कांग्रेस पर तोहमत लगता था कि उसकी सेफ्टी वाल्व थी। तो वही सेफ्टी वाल्व जो है कि भूमिका जीएनपीसी निभा रही है इस जीएनपीसी को बचाने के लिए। जीएनपीसी के हर पाप को बचाने के लिए बीजेपी जो है जीएनपीसी का सेफ्टी वाल्व है, गिंडली मार्ग की सुरक्षा कर रही है। इसलिए भारतीय अवाम का परम कर्तव्य बन जाता है कि इसको ठीक से पहचाने बीजेपी के, और उसके खोखले और झूठे और कपटपूर्ण और कुटिलतापूर्ण राष्ट्रवाद को, और सही और माकूल जवाब के लिए, माकूल जवाब मत पेटी पर, माकूल जवाब बैलेट बॉक्स पर देने के लिए मन बिठानी है। देश में सुकून शांति तभी आएगी जबकि ये जीएनपीसी, वाम दल और बीजेपी का बैलेट बॉक्स पर ना सो। तो इन्हीं शब्दों के साथ इसे आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।